मेरे सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। हम सभी ने पिछले कई दिनों से बार बार एक टर्म को सुना है, मून लाइटिंग। आज इस वीडियो में हम लोग यही चर्चा करेंगे कि ये मून लाइटिंग होता क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या ये लीगल है, इलीगल है, एथिकल है, अनएथिकल है। हम लोग साथ में ये देखेंगे कि इसका फ्यूचर क्या है, क्या फ्यूचर में मून लाइटिंग ही होने वाला है क्या, और इसके साथ साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि मून लाइटिंग पे जो आप पैसा कमा रहे हैं उस पैसे को टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करके देखेंगे कि कौन से हेड में टैक्सेबल होना चाहिए, किस प्रकार से इसकी टैक्सेबिलिटी आती है, क्या इसके ऊपर टैक्स रेट्स होते हैं, उनका भी हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले मून लाइटिंग का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। मून लाइटिंग का मीनिंग क्या है, ये टर्म मून लाइटिंग आया कहां से, ये सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अक्सर हम लोगों ने देखा है कि अक्रॉस द वर्ल्ड और साथ में इंडिया में भी जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते हैं वो वर्किंग आवर्स रहते हैं सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, या फिर सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। और अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़, बहुत सारे ऐसे लोग जो काफ़ी एफिशिएंट हैं, बड़े काफ़ी एनर्जेटिक हैं, या कईयों को ऐसा भी रहता है कि फाइनेंसिस की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, या कईयों में वैसे ही सीखने का जज्बा होता है, कई लोगों के अंदर अपने पैशन को फॉलो करने का जज्बा होता है। वो लोग अपने नॉर्मल वर्किंग आवर्स कंप्लीट होने के बाद, दैट मीन्स शाम को 5 बजे के बाद या शाम को 6 बजे के बाद, वो कुछ एक्स्ट्रा और एम्प्लॉयमेंट ढूंढ लेते हैं। अब शाम 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद शाम का टाइम आ जाता है, उस समय चंदा मामा सामने दिखाई देते हैं। तो शाम के वक्त जिस समय चंदा मामा दिखाई देते हैं, दैट इज मून दिखाई देता है। तो मून से यहाँ पे टर्म बन के आया मून लाइटिंग, कि शाम को चंदा मामा की रोशनी में काम करना, दैट इज व्हाट वी कॉल मून लाइटिंग। तो यहां से हमें यह समझ आया कि मून लाइटिंग का मतलब है कि आप अपने नॉर्मल वर्किंग आवर्स में काम कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, उसके बाद आप एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट और ले रहे हैं। क्या ये मून लाइटिंग हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में कुछ नया है, या फॉर दैट मैटर पूरे वर्ल्ड के अगर हम लोग बात करें तो कुछ नया है क्या इसके अंदर? मेरा आंसर है बिग नो। अक्सर आप लोगों ने देखा, सुना, आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी करा होगा कि हमारे स्कूल के टीचर्स, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स सुबह के टाइम अपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ाते हैं और शाम के टाइम पे अपने घरों में ट्यूशन्स में भी पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ में आपने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स अलग अलग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, सुबह के टाइम पे हॉस्पिटल्स में होते हैं, शाम के टाइम पे उनका अपना प्राइवेट क्लिनिक भी चल रहा होता है। सो दिस इज समथिंग नॉट न्यू, ये कुछ भी नया नहीं हो रहा, बस आजकल इसकी चर्चा थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। तो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया क्या ये मून लाइटिंग का मतलब क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पे ये भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं, क्या मून लाइटिंग और फ्रीलांसिंग ये दोनों सेम चीजें होती हैं? देखिए, अगर हम लोग फ्रीलांसिंग की बात करें तो फ्रीलांसिंग के अंदर आपका कभी किसी दूसरे के साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता। आप किसी के एम्प्लॉय नहीं होते, आपका कोई एम्प्लॉयर नहीं होता, एंड देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। लेकिन अगर हम लोग मून लाइटिंग की बात करें तो मून लाइटिंग में आपका किसी न किसी के साथ एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जरूर होगा, और उसके बाद आप एक्स्ट्रा काम कुछ और कर रहे होंगे, मे बी एज अ फ्रीलांसर, मे बी एज अ फ्रीलांसर। अगर वो फ्रीलांसर के तौर पे आप काम कर रहे हैं तो वो बिल्कुल एथिकल है, उसके अंदर बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मून लाइटिंग एंड फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में यू डू नॉट हैव एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप विद एनीबडी। मून लाइटिंग में यू हैव अ employer employee relationship, you have a contract of services with some organization, and over and above that you are working for some other organization as well. That is what we call moonlighting. क्या रीजन हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति मूनलाइटिंग की तरफ क्यों जाएगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि किसी को एक्स्ट्रा फाइनेंसिस की जरूरत पड़ती है, किसी को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का चाव होता है, किसी को अदरवाइज अपने पैशन को फॉलो करने की इच्छा होती है। तो ये एक बहुत बड़े कारण है। इसके साथ साथ में हम सबको याद है मार्च 2020 का टाइम पीरियड, जिस समय पैंडेमिक हुआ और अक्रॉस द ग्लोब लॉकडाउन की पोजीशन आई, हमारे देश में भी लॉकडाउन की पोजीशन आई, तो लोगों ने WFH स्टार्ट कर दिया, दैट इज वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिया।
जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपका ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। जब आपका ट्रैवल टाइम बच रहा है तो बहुत सारे लोगों ने अपने उस ट्रैवल टाइम को मोनेटाइज करने का प्लान किया, और मोनेटाइज भी करा। कैसे करा कि कुछ एक दूसरा जॉब कर लिया। जब आप कोई दूसरा जॉब कर लेते हैं तो वहां पे आप अपने टाइम को मोनेटाइज कर पा रहे हैं। किसी दूसरे जॉब को पकड़ने की जरूरत क्या पड़ी? लार्जली, मेनली एंड लार्जली वो तब होता है जब आपका फर्स्ट जॉब से यू फील दैट यू आर अंडरपेड। अगर आपको फर्स्ट जॉब से ही बहुत अच्छा रेम्युनरेशन आ रहा हो तो आपको सेकंड जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं होती है। सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिजल्टिंग टू मूनलाइटिंग। क्या ये मूनलाइटिंग लीगल है या इलीगल है, उसके ऊपर भी जरा देर फोकस करते हैं। दोस्तों, लीगल या इलीगल के लिए हमारे देश में कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है। एक कानून है जिसका नाम है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो कानून है, ये कानून प्राइमरली उन लोगों के लिए है जो फैक्ट्रीज में एज ए लेबर काम करते हैं। और फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में तो साफ साफ कहा गया है कि ड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन बाकी उन सब लोगों के लिए क्या जो कि फैक्ट्रीज में काम नहीं करते? बाकी उन सब लोगों के लिए क्या जो कि किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, सर्विस सेक्टर में जॉब करते हैं, उनके लिए क्या? उनके लिए हमारे देश में कोई कानून नहीं है, देयर इज नो लॉ। तो फिर गवर्नेंस कैसे होती है? गवर्नेंस कैसे होगी वो डिपेंड करेगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के ऊपर। जो काम दे रहा है, जो काम ले रहा है, उनका कॉन्ट्रैक्ट किस नेचर का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हम सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जहां जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज होगा वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है, और जहां पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज होगा वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता। तो कॉन्ट्रैक्ट से ही हमें पता चल जाएगा। उसके साथ साथ में अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो वहां पे एक्सक्लूसिविटी की भी बात आ जाती है। अगर मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूं, हमारा अनअकैडमी के साथ एज ए फैकल्टी मेंबर हम लोगों का अनअकैडमी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज नहीं है। दैट मीन्स अनअकैडमी हमारा एम्प्लॉयर नहीं है, हम एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारा एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट है। दैट मीन्स वी कैन वर्क ओनली फॉर अनअकैडमी एंड वी कैन नॉट वर्क फॉर एनी अदर कंपिटिटर और एनी अदर ब्रांड फॉर दैट मैटर। तो हमारे तो कॉन्ट्रैक्ट ही उस हिसाब से डिजाइन हुआ। जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज डिजाइन हुआ तो उसके अंदर एक क्लॉज था अनअकैडमी की तरफ से। तो क्या कोई व्यक्ति मूनलाइटिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा वो लार्जली डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज है या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज है या फॉर दैट मैटर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज है तो उसके अंदर क्या एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या स्पेसिफिकली अलाउड है कि आप किसी और के लिए काम कर सकते हैं। मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छा। अभी रिसेंटली स्विगी ने अलाउ किया है ड्यूल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन वहां पे थोड़े से उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक व्यक्ति किसी स्विगी के लिए ही मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया का सेल्स मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वही व्यक्ति जोमेटो के लिए भी सेल्स मैनेजर का काम कर रहा हो। हाँ, ये हो सकता है कि शायद वो जोमेटो के लिए डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हो, ये हो सकता है, फॉर मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। या फिर वो अदरवाइज कहीं और पे कोई एम्प्लॉयमेंट ले सकता है, किसी और कंपनी के अंदर सेल्स मैनेजर का काम कर सकता है, कंपटीटर को ना करके किसी और कंपनी में काम कर ले, मे बी बाटा के स्टोर पे कर ले, कंपटीशन नहीं है स्विगी के साथ। तो इस प्रकार के जो लिबर्टीज हैं वो लिबर्टीज आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को दे रही हैं। ये जो मूनलाइटिंग का सारा डिबेट है, इस डिबेट के फेवर में क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, इसके अगेंस्ट क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आमतौर पे हम लोग आपस में चर्चा करते हैं तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगेंस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक तो आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब आप दो ऑर्गेनाइजेशंस के में काम कर रहे होते हैं तो आपकी वफादारी कहाँ पे है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल आता है, तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी भी आता है कि साहब आप एक व्यक्ति के जो कॉन्फिडेंट पॉइंट्स हैं या कॉन्फिडेंशियल वाले पॉइंट्स जो हैं जिसके ऊपर जो एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो किसी दूसरे की तरफ लीक आउट नहीं होनी चाहिए, ऐसी इंफॉर्मेशन को हो सकता है आप पास ऑन कर दें।
तो ये एक पॉइंट आता है जो एंगेज्ड द मून लाइटिंग जाता है। इसके साथ साथ में फटीग और बर्नआउट की पोजीशन भी आती है कि ऐसा लगता है कि भाई अगर आप दो जगह काम कर रहे हैं, आप दिन में लेटे से 12, 15, 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो बहुत शॉर्ट स्पैन के अंदर यू विल बी फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ बर्नआउट और अदरवाइज यू विल बी हैविंग अ फटीग, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। तो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच गो अगेंस्ट द मून लाइटिंग। बट देन व्हाट इज द पॉइंट व्हिच इज इन फेवर ऑफ मून लाइटिंग? अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर कोई एम्प्लॉई बहुत एफिशिएंट है, बहुत एनर्जेटिक है और उसको अपने स्किल सेट्स इंप्रूव करने हैं, उसको और नई चीजें सीखने का मन है, तो वो अगर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है विदाउट इम्पैक्टिंग द फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, तो फिर उसमें गलत भी क्या है? साथ साथ में फर्स्ट एम्प्लॉयर जितने वर्किंग आवर्स के लिए पैसा दे रहा है वो तो ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, और उसके बाद ही हम किसी दूसरे के पास जा रहे हैं काम के लिए, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं होना चाहिए। दीज आर द पॉइंट्स व्हिच गो इन फेवर ऑफ मून लाइटिंग। दोस्तों, अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि मून लाइटिंग का जो पैसा कमाया गया उसका टैक्स इंप्लीकेशंस क्या हैं। देखिए, अगर हम लोग टैक्स इंप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें ये देखना होगा कि फर्स्ट एम्प्लॉयर से तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, वहां से जो पैसा आपको मिल रहा है वो तो डेफिनेटली सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा। वेरी वेरी सर्टेन इज दैट द फर्स्ट एम्प्लॉयर जब आपकी इनकम के ऊपर टीडीएस काट रहा है तो क्या वो टीडीएस सेक्शन 192 में काट रहा है? आंसर इज यस, वो 192 में ही काटेगा क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। तो अगर फर्स्ट एम्प्लॉयर की तो हमें कोई इशू नहीं है। अब आते हैं सेकंड एम्प्लॉयर के पास जहां पे मून लाइटिंग होती है। सेकंड एम्प्लॉयर के पास जब आप काम करते हैं तो अब पहली चीज तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट चेक करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज है। अगर सेकंड एम्प्लॉयर के पास भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज है तो इसका मतलब वहां पे भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, और अगर वहां पे भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो वो भी टीडीएस काट रहा होगा अंडर सेक्शन 192। यहां पे आती है अब एक प्रॉब्लम। हमारा जो सेक्शन 192 है वो ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति दो एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा है तो दोनों एम्प्लॉयर अलग अलग टीडीएस नहीं काटेंगे, टीडीएस एक ही एम्प्लॉयर काटेगा दोनों में से। अब वो एक एम्प्लॉयर कौन होगा ये एम्प्लॉय डिसाइड करेगा। एम्प्लॉय डिसाइड करके बता दे कि साहब मैं तो दूसरे के पास भी काम करता हूं और ऐसी सिचुएशन में जब मैं दूसरे के पास भी काम करता हूं मेरे को वहां से भी इनकम आती है, सैलरी आती है, और वो पहले वाले अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म कर दे। जो भी एम्प्लॉयर वो चूज करेगा कि टीडीएस काटे उस एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म कर दे। जो एम्प्लॉय ने चूज करा वो एम्प्लॉयर अब दोनों एम्प्लॉयर की सैलरी को ऐड करके सिर्फ एक बार स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का देके दोनों को सैलरी ऐड कर दो, एक बार 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट एम्प्लॉयर का 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेकंड एम्प्लॉयर का 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक बार होगा, उसके बाद वो एम्प्लॉयर दोनों एम्प्लॉयर्स की सैलरी को ऐड करके सारे डिडक्शन लेस करके 80C से 80U के डिडक्शंस को लेस करने के बाद बाकी जो बचेगा टैक्सेबल इनकम, उस टैक्सेबल इनकम के ऊपर वो टीडीएस काटेगा सेक्शन 192 में। तो ये टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये तब होगा जब सेकंड एम्प्लॉयर के साथ भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है और सेकंड एम्प्लॉयर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज है और टीडीएस 192 में काटा जा रहा है। लेकिन मान लीजिए जो सेकंड एम्प्लॉयर है उसके साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज नहीं है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज का कंसेप्ट चल रहा है। तो ऐसे केस में वो जब पैसा दे रहा होगा सेकंड एम्प्लॉयर तो वो सेक्शन 192 में टीडीएस नहीं काटेगा, वो टीडीएस काटेगा फिर सेक्शन 194J में या किसी और सेक्शन में, मे बी 194C में या 194J में, लार्जली 194J में।
अगर टीडीएस सेक्शन 194J में काटा गया है तो फिर डेफिनेटली जिसको ये पैसा मिल रहा है उसके लिए बिजनेस इनकम के तौर पर टैक्सेबल होगा, सैलरी के तौर पर टैक्सेबल उसको हम लोग नहीं करेंगे। तो ये आपके पास टैक्सेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात आती है। आपको एक बात बताता हूं, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे अलाउ लीगली दे अलाउ द मून लाइटिंग टिल द टाइम अ पर्सन इज पेइंग टैक्सेस ऑन द इनकम फ्रॉम बोथ एम्प्लॉयर्स। तो कोई दिक्कत ही कभी नहीं आती है। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मून लाइटिंग आप करें, बिल्कुल करें, होना चाहिए, हो भी सकता है, होना भी चाहिए। और बस उसके टैक्सेस के बारे में ध्यान रखिएगा कि ऐसा कभी ना हो कि आप टैक्सेस उसके अनपेड रह जाए या टैक्सेस शॉर्ट पेड हो जाए। अगर दोनों एम्प्लॉयर से आपको सैलरी मिल रही है, दोनों एम्प्लॉयर 182 का सेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। दोनों नहीं कर सकते, दो में से कोई एक करेगा, वो एक एम्प्लॉय चूज करेगा। साथ साथ में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का 2 बार नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलेगा। ये सारी बातें ख्याल रखने वाली हैं, ये सारी बातें ध्यान रखने वाली हैं। अगर सैलरी नहीं है, बिजनेस इनकम है, 194J में टीडीएस कट रहा है, फिर तो कोई चैलेंज है ही नहीं। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। जैसे पहले के बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को पसंद आए, इस मून लाइटिंग का वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले और बहुत सारे ऐसे कमाल के वीडियोस आपको मिल सके, आपकी जानकारी इसमें बढ़ सके। विशिंग यू हैप्पी लर्निंग, बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय। An Academy. Let's crack it.